हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रीतम क्लासेस। आज हम लोग जो साइंस सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। उसका क्या नाम है? उसका नाम है ऊष्मा। ऊष्मा यानी हीट। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा को जिससे हम लोग मापते हैं यानी तापमान, वो क्या होता है, तापमान ऊष्मा कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, और इसी तापमान को जो है वो कौन सा स्केल यूज़ करते हैं। जैसे क्या तापमान को मापने के लिए जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं, थर्मामीटर के प्रकार के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे जो ये ऊष्मा है यानी जो हीट है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक है, तो उस ट्रांसफ़र ऑफ हीट का तरीका जो है 3, जिसमें चालन आता है, संवहन आता है और एक आता है विकिरण यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग कंडक्शन में कौन से कंडक्टिंग मटेरियल है, कौन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, यानी कौन जो है ऊष्मा चालक है, कौन ऊष्मा रोधी है, इसके बारे में जानेंगे। और इस चैप्टर में ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो थल समीर और जो समुद्री समीर होता है उसके बारे में देखेंगे, और थोड़ा सा कैसे कपड़ों का हम लोग सिलेक्शन करते हैं, कौन से वेदर में पहनने के लिए, ये दोनों जो टॉपिक हैं यानी थल समीर और समुद्री समीर और क्लोथ का जो सिलेक्शन है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं? हीट, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कौन से स्केल यूज़ करते हैं यानी थर्मामीटर के बारे में देखेंगे, और ट्रांसफ़र ऑफ हीट का जो 3 तरीका है मोस्ट पॉपुलर, उसके एग्जाम्पलों से समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नई एनर्जी के साथ। तो पहले जान लीजिए कि जो ये ऊष्मा है यानी जो ये हीट है, ये हीट होता क्या है? हीट कुछ नहीं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा जिसको हम लोग देख नहीं सकते, दिखाई नहीं देता, जिसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे आप अगर स्वस्थ हैं, अच्छा डाइट ले रहे हैं, स्वस्थ हैं, तो क्या है, अंदर से ऊर्जा होगी तो कैसा महसूस करेंगे? अपने आप को फिट महसूस करेंगे। तो ये जो ऊर्जा हमें अंदर से मिल रही है वो क्या हम देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ महसूस कर रहे हैं। तो ये जो ऊष्मा है यानी गर्मी, जो हम लोग, क्या दिखता है गर्मी? नहीं, सिर्फ इसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एनर्जी का रूप है। यह जो है ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है। यह तापमान में अंतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। कहने का मतलब है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस हुआ कोई भी मटेरियल में, कोई एक ठंडा है कोई एक गर्म है, तो ये जो ठंडा और गर्म, ये जो डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर का, तापमान का जो अंतर आ रहा है कोई भी वस्तु में, उसकी वजह से ये जो ऊर्जा है ना वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ट्रांसफर हो जाती है। कैसे होती है आइए देखते हैं। मान लीजिए एक बर्तन ही है, गर्म बर्तन है ठीक है, इसके पास में हम लोग कोई दूसरा चम्मच या फिर कुछ भी अगर सटा कर टच करके रख देते हैं तो क्या होता है, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, तापमान में अंतर के कारण ये जो चम्मच है वो भी गर्म हो जाती है। कैसे गर्म हो जाती है? ये है हाई टेम्परेचर का, क्या है इसका? हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये गर्म है। ये है लो टेम्परेचर। ठीक है, तो ये ऊर्जा जो है अपने हाई टेम्परेचर से उच्च तापमान से इसमें जो है वो ट्रांसफर कर देती है, भेज देती है, जिसके कारण ये चम्मच भी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ऊष्मा और कुछ नहीं, ये एक ऊर्जा है जिसे हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रवाहित होती है या स्थानांतरित होती है या जाती है। किस कारण? तो तापमान में अंतर के कारण। अब देख लीजिए ये जो तापमान है वो क्या होता है? तो तापमान होता है कोई भी वस्तु का कितना ठंडा है, कितना गर्म है, उसको बताता है। तो ये किससे रिलेटेड हो गया? ये हीट से रिलेटेड हो गया कि कोई वस्तु कितना हीट है या कितना कूल है, कितना ठंडा है।
तो वो कौन बता रहा है? तापमान बता रहा है उस वस्तु का। ठीक है, तो तापमान को किससे हम लोग मापते हैं? जैसे रूम का टेम्परेचर बोलते हैं ना, रूम का टेम्परेचर इतना है, या फिर हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का तापमान कितना है। तो यही जो तापमान है उसको किससे मापते हैं हम लोग? उसको मापने के लिए एक यूज़ करते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर से आप लोग सबको परिचित होंगे, सबको बहुत अच्छे से जानते हैं। थर्मामीटर जब भी हम लोग को फीवर हो जाता है तो उसके लिए हम लोग थर्मामीटर डॉक्टर के पास जाते हैं तो यूज़ करते हैं, जिससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, यही जो मापने का तरीका है, तापमान मापने का तरीका, उसके लिए हम लोग थर्मामीटर यूज़ किया। अब ये थर्मामीटर का जो स्केल होता है ना, वो बेसिकली 3 प्रकार से हम लोग मापते हैं। हमारे इंडिया में तो सेल्सियस, जो डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, उसका ज़्यादा उपयोग होता है। लेकिन मापने का कौन कौन सा तरीका होता है? एक होता है सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट, और तीसरा जो तरीका होता है वो केल्विन भी होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जनरली जो यूज़ करते हैं वो है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, यानी इससे डिनोट करते हैं, डिग्री और सी से, इसको डिग्री और एफ से, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको केल्विन, केल्विन को के से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए थर्मामीटर, ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक तो जो नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल जो तापमान है ना, उसको माप रहा है। जैसे हमारा बॉडी कितना गर्म है, यानी हम लोग को बुखार लग जाता है तो हम लोग जो है वो डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। लेकिन हमारे लैब में जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, उसका तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर बहुत कम रहता है, तो उसको मापने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो हम लोग उपयोग करते हैं, वो उसको बोलते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर। एक मिनट जरा। ठीक है, तो हम लोग किसका उपयोग किए? वो यूज़ कर लेते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर का। तो अब देख लीजिए, जो चिकित्सीय यानी डॉक्टरी जो तापमापी बोलते हैं इसको, ये बेसिकली होता कैसा है, इसके बारे में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप लोग को पूछता भी है एग्जाम में, इसकी संरचना भी पूछी जाती है। तो देख लीजिए कि आपने थर्मामीटर देखा होगा, एक तो स्केल जिससे हम लोग मेज़र किए, कौन कौन सा है? डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर। तो इस टाइप का थर्मामीटर आप लोग देखे होंगे ना। मान लीजिए हम लोग मेज़र करने जाते हैं, अगर हम लोग को बुखार आ जाए तो हम लोग मापने जाते हैं, तो इस टाइप का थर्मामीटर है, जिसका ये जो आगे वाला ये क्या लगा रहता है, यहाँ पे ये बल्ब लगा रहता है। ठीक है, बल्ब के साथ यहीं पे, यहाँ पर जो है वो सिल्वर कलर का हम लोग को चमकता हुआ कुछ दिखता है। यहाँ पर जो है ये पारा भरा हुआ रहता है। क्या भरा रहता है? पारा, यानी मर्क्यूरी। ठीक है, और इसी के जो एंड पॉइंट में है, जो लास्ट में है, वो एक स्क्रू लगा रहता है। ठीक है, और ये जो है ये एक ट्यूब जैसा जो शीशे का है या फिर इसका संरचना बना रहता है। ठीक है, और यही जो बल्ब है, यहाँ पर ये इतना सेंसिटिव होता है, इतना, ये कोई चीज़ में टच होगा ना तो तुरंत उसका जो तापमान है उसको अपने में रिकॉर्ड करते जाता है, यहाँ तक भेजता है। और यहाँ पे जो पारा है, पारा का गुण है, जैसे ही इसके पास जैसे ही तापमान मिलेगा ये फैलना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर जो है ये निडल जैसा संरचना होता है, पतली संरचना होती है अंदर में, जिसमें क्या है, पारा जो है वो फैलता है और सिकुड़ता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग किस में मेजर करते हैं? या तो डिग्री सेल्सियस में या तो डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, ये जो इकाई है इसके हम लोग द्वारा तापमान को मापते हैं। तो अगर यही जो तापमान है वो पता चल गया, अगर हम लोग को फीवर है, डॉक्टर के पास गए तो क्या करता है? टांग के नीचे, जीभ के नीचे क्या है, यही बल्ब को टच करता है। और इसको मापने के लिए 2-3 सावधानियां बरतनी चाहिए कि हम लोग को पहले देखे होंगे डॉक्टर जो है वो झाड़ कर ऐसे तब थर्मामीटर को हमारे मुंह में लगाते हैं। क्यों? ताकि जो है वो पहले से पारा कुछ फैला हुआ ना हो।
मान लीजिए यहाँ कोई दूसरे ऑब्जेक्ट में, कोई दूसरे वस्तु में ये बल्ब टच किया होगा, उसका कुछ तो तापमान होगा जिसकी वजह से ये पारा यहाँ पर जो रहता है वो फैल जाता है, जिसको हम लोग अगर फिर से बॉडी में लगाएंगे तो वो तापमान को और बढ़ा हुआ दिखाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ का जो पारा है वो एकदम इस बल्ब से सटा रहे उतना हम लोग झाड़ कर लेते हैं, और तब जाकर अपने बॉडी टेम्परेचर को हम लोग मेज़र करते हैं। किस में मेज़र करते हैं? तो डिग्री सेल्सियस में या डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो अब देख लीजिए कि ये जो रेंज होता है इसका, यानी कहाँ से लेकर कहाँ तक डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी बताएगा, यानी कितना से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस हो जाए तो हमें पता चलेगा कि हमें बुखार है। तो इसका बेसिकली जो रेंज होता है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, यानी 35 डिग्री सेल्सियस एक मिनिमम रेंज, यानी जो न्यूनतम तापमान है वो रखा गया है, और यहाँ जो 42 डिग्री सेल्सियस है वो मैक्सिमम रखा गया है। यानी इसके बाद अगर मान लीजिए 37, 37, 38, 39 अगर ऐसे इतना डिग्री सेल्सियस आ रहा है तो पता चल जाएगा कि हमें फीवर है। ठीक है, अब इसको फ़ारेनहाइट में इसका क्या रेंज होता है? तो इसका फ़ारेनहाइट में रेंज होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, वही सेल्सियस में कितना हो गया? तो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात? इसको हम लोग नॉर्मल तापमान, जो भी मतलब बहुत ज़्यादा तापमान या बहुत कम तापमान के लिए हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है लैब में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करवाए जाते हैं जिसका हम लोग तापमान मापने का ज़रूरत पड़ता है। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर, यानी लैबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, ठीक है, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो है वो बहुत कम तापमान से बहुत ज़्यादा तापमान तक ये माप सकता है। ठीक है, तो इसका भी जो संरचना रहता है ना इसी प्रकार का रहता है, यानी आगे में बल्ब लगा रहता है और फिर एक ट्यूब जैसा संरचना रहेगा, लेकिन जो इसका रेंज रहता है स्केल का, जो अंदर स्केल बने हुए होते हैं उसका जो रेंज रहता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से कितना रहेगा? तो 110 डिग्री सेल्सियस। यानी इसी से पता चल रहा है कि -10 यानी बहुत न्यूनतम तापमान को भी ये माप सकता है, और ये 110 यानी ज़्यादा तापमान को भी ये आसानी से माप सकता है। तो इसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्रयोगशाला में। कोई भी प्रयोग हो रहे हैं नए नए, ठीक है, तो उसमें हम लोग उपयोग करते हैं इसका। अब इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पर टिप पर जो बाहरी हिस्सा है इसमें भी बल्ब ही लगा रहता है, लास्ट में स्क्रू रहता, लेकिन अंदर में जो है यहाँ पर भी मर्क्यूरी या पारा जिसको बोलते हैं वो भरा हुआ रहता है। ये पारा जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म में अगर डालेंगे किसी वस्तु का, या फिर कोई भी जो रिएक्शन हो रहा है केमिकल रिएक्शन, अगर बहुत ज़्यादा उसका तापमान है उसमें अगर इसको डालेंगे तो क्या करता है? इसके अंदर का पारा बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाता है। यानी पारे का फैलना क्या दिखाएगा? वो दिखाएगा कि तापमान बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है? जितना बढ़ा हुआ है वहां तक फैलेगा। ठीक है, और यही जो पारा है जब सिकुड़ने लगे, जब सिकुड़ जाए, एक कम हो जाए, तो वो दिखाएगा कि कितना कम तापमान है। ठीक है, चीज़ें समझ में आई? हम लोग हीट के बारे में देखें। हीट को किससे हम लोग मेज़र किए? तो टेम्परेचर से, यानी तापमान से। और उसी तापमान को मापने का क्या तरीका है? तो थर्मामीटर। कौन कौन से थर्मामीटर? तो एक क्लिनिकल थर्मामीटर और दूसरा लेबोरेटरी थर्मामीटर। कैसे मेज़र करता है ये देख लिए। सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए? तो हम लोगों को जो है वो सीधे ऐसे रखकर इसका जो रीडिंग है वो देखते हैं। यूज़ करने से पहले इसको एकदम झाड़ कर पारा को नीचे लाते हैं, ठीक है, तब इस्तेमाल करते हैं। अब इतना हम लोग, इतने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हीट है यानी जो ऊष्मा है वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु से कौन कौन से माध्यम से जाती है। जैसे कोई सॉलिड में कैसे गर्म होता है, लिक्विड चीज़ कैसे गर्म होता है, या फिर वैक्यूम में, मतलब जहाँ कोई माध्यम ही ना हो,
उसमें कैसे कोई चीज़ गर्म होता है। तो यानी ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे कैसे हो रहा है उसके बारे में हम लोग आइए देखते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है? ये ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर होता है। मतलब जैसे आप देख लीजिए, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है ना, वो हॉटर टू कोल्डर, यानी जो हॉट चीज़ है, गर्म चीज़, उससे किधर की ओर होता है? कोल्ड, यानी ठंडा की ओर। जैसे मान लीजिए एक बर्तन लीजिए जो कि गर्म है, ठीक है, ये बर्तन गर्म है। अगर इसी बर्तन के पास ही कोई बड़ा चम्मच या कुछ भी अगर हम लोग वैसा चीज़ रख दें जो कि आसानी से हीट को ट्रांसफ़र कर लेता है, तो क्या होगा? ये गर्म वस्तु इस वस्तु को भी गर्म कर देता है, ठीक है। यानी हीट का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है? ये हॉट से कोल्ड की ओर, गर्म से ठंडे की ओर, यानी उच्च तापमान से किसकी ओर? निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर हो रहा है ना। तो जब भी कोई पूछे कि ट्रांसफर ऑफ हीट यानी ऊष्मा का प्रवाह कैसे हो रहा है, तो वो होता है हमेशा हमेशा गर्म वस्तु से, यानी उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर, ठीक है। अब देख लीजिए, यही ट्रांसफर ऑफ हीट जो है उसमें एक जो तरीका आता है जो सॉलिड में होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। इसमें जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, हीट का जो ट्रांसफर होता है, वो सॉलिड मटेरियल में होता है, ठोस वाली वस्तु में होता है। जैसे मान लीजिए लोहा है, क्या है? ठोस है। अब इसमें देख लीजिए कि कैसे स्थानांतरित होगा एक स्थान से दूसरे स्थान। मान लीजिए एक लोहा का रॉड ले लिए, ठीक है, नीचे हम लोग कैंडल जला दिए, हीट दे रहे हैं नीचे से ऊष्मा। इस रॉड को हम लोग एक छोर पर गर्म कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी ये गर्म हो जाता है। कैसे गर्म हो जाता है? तो जैसे हम लोग हीट इस एक सिरे में दिए, ये क्या करता है? अपने मॉलिक्यूल को वो ट्रांसफर करता है। कैसे? उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर। इधर उच्च तापमान है ना, हम लोग गर्म किए, इधर निम्न तापमान है, तो उच्च से निम्न तापमान की ओर, फिर उच्च से निम्न तापमान की ओर, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो एंड पॉइंट को भी गर्म कर देता है, ठीक है। तो ये जो भी मटेरियल है जिसमें हीट का ट्रांसफर आसानी से हो जाए, कोई वस्तु एक सिरे पर गर्म कर रहे दूसरे सिरे पर आसानी से गर्म हो जाए। जैसे घर में रोटी हम लोग तावा पे बनाते हैं, ठीक है, उसका हैंडल भी मान लीजिए लोहा का ही है, तो जैसे हम लोग तवा को चढ़ाएंगे उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है, जबकि वहाँ पर डायरेक्ट हीट अप्लाई नहीं हो रहा है। हम लोग डायरेक्ट वहाँ पर गैस का लौ जो है वो नहीं लग रहा है, लग कहीं और रहा है, नीचे उसके तल पेंदी में लग रहा है, लेकिन उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है। कैसे? ये ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है। और यही जो ट्रांसफर ऑफ हीट है, ऊष्मा का स्थानांतरण है, वो कब तक होता है? जब तक दोनों तरफ समान गर्म ना हो जाए। जैसे ये बर्तन वाला एग्जांपल हम लोग देखें ना, कि ये बर्तन जो है वो गर्म है, और इसके साथ भी एक सटा के हम लोग एक बर्तन रखें जो कि ठंडा है। ये गर्म बर्तन इस बर्तन को तब तक गर्म करता रहेगा जब तक ये बर्तन और ये बर्तन दोनों समान रूप से गर्म ना हो जाए, ठीक है। तो कब तक गर्म होता है? जब दोनों समान रूप से गर्म ना हो जाए, ठीक है। ये चीज़ समझ लिए। अब यही चालन में देखिए, क्या हर वस्तु एक सिरे पर गर्म करेंगे तो दूसरे सिरे पर गर्म हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये सब चीज़ क्या है? एक सिरे पर गर्म कर रहे हैं तो इसका जो ट्रांसफ़र हो रहा है हीट का, और दूसरे सिरे पर भी आसानी से गर्म हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वैसा मटेरियल देखिए जो कि एक सिरे पर हम लोग गर्म कर रहे हैं तो दूसरे सिरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो हीट को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, रोक दे रहा, अवरुद्ध कर दे रहा है, रोधी बन जा रहा है वो, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा? मान लीजिए लकड़ी का हम लोग एक छड़ी जलाएं या डंडा जलाएं, एक सिरे पर जलाएंगे ना तो वहाँ का वो जल कर वहीं पर उसमें उसका ख़त्म हो जाएगा, वो दूसरे सिरे को गर्म नहीं करता है, ठीक है। तो इसी में आ जाता है एक
ऊष्मा चालक और एक आता है ऊष्मा रोधी। यानी चालक कोई भी बोलते हैं ऊष्मा चालक। जो पदार्थ ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देता है उसे क्या कहते हैं? उसे ऊष्मा चालक कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको एक सिरे पर हम लोग गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा जो है वो ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। लेकिन इसमें ऊष्मारोधी में क्या होता है, जो पदार्थ ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे से अपने से होकर दूसरी ओर नहीं जाने देते हैं, रोक देते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब को आप जलाएंगे ना, जिधर जलाना होगा उधर तो जलेगा लेकिन दूसरा तरफ गर्म नहीं होगा। यानी ट्रांसफर ऑफ हीट जो है, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज हम लोग देख लिए, चालक और कुचालक। और चालन किस में होता है, तो इसके लिए कौन सा माध्यम जरूरी है, तो सॉलिड यानी ठोस। इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस वस्तु में होता है। जैसे हम लोग देखे ना, ये रॉड वाला एग्जांपल, रॉड क्या है, ठोस पदार्थ तो है जिसमें हीट का ट्रांसफर हो रहा है। गर्म कैसे हो रहा है, दूसरा सिरा पूछेगा कोई कि लोहा का एक सिरा में हम लोग अगर हीट देते हैं तो दूसरा सिरा कौन सी विधि से गर्म हो जाती है, तो वो होगा चालन यानी कंडक्शन विधि। ठीक है, अब इसी में दूसरा आता है संवहन यानी कन्वेक्शन। अब देख लीजिए, कन्वेक्शन जो है वो किस में होता है, तो कन्वेक्शन द्रव्य में होता है और गैस में थोड़ा सा इसका कंफ्यूजन है, लेकिन उसमें हम लोग देख लेते हैं कि गैस में भी कैसे होता है। पहले देख लीजिए, इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है पानी का गर्म होना। ठीक है, मान लीजिए एक बर्तन में हम लोग पानी गर्म करना चाह रहे हैं, इसमें नीचे से गैस पर रखें, गैस जला दिए और ये पानी का भी जो भी है टब, उसको हम लोग रख दिए। अब इसमें पानी गर्म कैसे होता है, इसमें भी इसके जो मॉलिक्यूल हैं, इसके जो पानी के कण है ना, ऊपर नीचे होकर ही गर्म होते हैं। तो कैसे गर्म होता है, आइए देखते हैं। यहाँ से हम लोग ऊष्मा दिए, ये क्या हुआ, नीचे वाला पोर्शन को जो है वो गर्म किया, गर्म होकर क्या हुआ, गर्म होकर ये फैला, फैलकर हल्का हुआ, हल्का होकर ऊपर गया, ऊपर जाकर ये जो है ऊपर ही रह गया और ऊपर का जो ठंडा पानी था वो कहाँ आ गया, वापस नीचे। फिर जब ठंडा पानी नीचे आया तो सेम प्रक्रिया चला, ये नीचे का पानी जो है वो ठंडा हुआ, इसके मॉलिक्यूल में फैलाव होकर ये ठंडा मतलब हल्का हुआ और ये क्या ऊपर चला गया और ऊपर का हल्का पानी नीचे। तो इसमें क्या हो रहा है, नीचे से गर्म होकर हल्का होकर ऊपर जा रहा है पानी, ऊपर कैसा पानी मिल जाएगा हम लोगों को, गर्म। और यहाँ जो ठंडा पानी था वो कहाँ आ गया, नीचे की ओर आ गया। और नीचे फिर से अगर हीट कंटिन्यू मिल रहा है, ऊष्मा हम लोग दे रहे हैं, तो नीचे का पानी फिर गर्म होगा और फिर ऊपर जाएगा। यानी जो ये पानी के जो कण है ना, वो गोल गोल घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं गर्म होकर ऊपर जा रहे हैं, ऊपर का ठंडा नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यही जो मॉलिक्यूल के स्थानांतरण की वजह से, यानी कण के स्थानांतरण की वजह से जो चीज गर्म हो रहा है, वही विधि क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा संवहन। ये कहाँ होता है, ये पानी यानी द्रव्य जैसे पदार्थों में होता है। ठीक है, अब एक और चीज देख लीजिए, मान लीजिए एक लकड़ी जलाए हम लोग, ठीक है, लकड़ी का गुटका, तो इसके ऊपर हम लोग हाथ रखते हैं तो भी गर्मी महसूस होता है, साइड में भी हम लोग ऐसे रखते हैं तो हम लोगों को गर्मी महसूस होता है। लेकिन जो ऊपर में हम लोगों को गर्मी महसूस हो रहा है वो किस विधि द्वारा हो रहा है, वो हो रहा है संवहन विधि द्वारा। जैसे ऊपर का जो हवा है उसको गर्म किया, गर्म होकर ऊपर गया, ऊपर का ठंडा हवा नीचे आया। ये यहाँ पर भी जो है वो एयर मॉलिक्यूल का जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, गर्म से ठंडा, फिर ठंडा नीचे, फिर इसी मॉलिक्यूल के ट्रांसफर के कारण हम लोगों को ऊपर में गर्मी महसूस हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कंडक्शन जो सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन यानी जो संवहन कहलाता है वो द्रव्य में हुआ, और हम लोग कैसे देख लिए कि थोड़ा जो है वो गैस में भी होता है। लेकिन एक जो आखिरी प्रक्रिया है विकिरण यानी रेडिएशन, ये कहाँ होता है,
तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो सनलाइट हमारे अर्थ पर पहुंच रहा है, पृथ्वी पर पहुंच रहा है, वो कौन से माध्यम से पहुंच रहा है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं रेडिएशन। उसमें कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, यानी ना सॉलिड है बीच में, सन और अर्थ के बीच यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या कुछ ठोस पदार्थ है या फिर कोई गैस है। बीच में तो गैस भी नहीं है, हवा भी नहीं है। हमारे पृथ्वी के कुछ दूरी तक तो हवा है, लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद ना कोई द्रव्य है ना ठोस है, कोई माध्यम नहीं है। फिर भी वो जो सूर्य का गर्मी है पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो कैसे, तो वो एक विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा पहुंचता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी रेडिएशन में कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है हम लोगों को। ये वैक्यूम में भी ट्रांसफर करता है। जैसे सनलाइट आ रहा है ना, तो उसमें बीच में तो खाली है, कुछ नहीं है वहाँ, लेकिन फिर भी उसका गर्मी पृथ्वी तक आ रहा है। तो कैसे आ रहा है, तो ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में स्थानांतरित होती है। यही विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं वो पृथ्वी तक गर्माहट उत्पन्न करते हैं, जो सूर्य का रोशनी है उससे। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में भी समझ लिया। और ये जो आग हम लोग जो जलाए हैं उसका साइड साइड में भी गर्मी महसूस होता है, हम लोगों को होता है ना। तो ये जो साइड साइड में जो गर्मी महसूस हो रहा है वो भी विकिरण यानी रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा ही हम लोगों को यहाँ पर जो है ऊष्मा महसूस हो रहा है। इसमें क्या है, ये विद्युत चुंबकीय जो है तरंगे हैं वो उसी की वजह से हम लोग गर्मी महसूस कर पाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे से क्या क्या समझ लिए, ऊष्मा को समझ लिए, तापमान को समझ लिए, तापमान को मापने का तरीका, टेम्परेचर के बारे में जो थर्मामीटर है उसके बारे में देख लिए, ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे कैसे हो रहा है, और कौन कौन से कंडक्टिंग मटेरियल यानी कौन से चालक हैं, कौन से जो है ऊष्मा अवरोधी हैं यानी कुचालक है, उसके बारे में देख लिए। 3 जो मीडियम प्रोसेस था, चालन, संवहन और विकिरण के बारे में देख लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग थल समीर और समुद्री समीर के बारे में देखेंगे, और उसमें कैसे कपड़े हम लोग किस मौसम में पहनने चाहिए उसके बारे में देखेंगे। कैसा लगा हमारा ये वीडियो मुझे नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।